तो आज के क्लास में हम देखते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और शुरुआत में प्रश्न का जो लेवल होगा वो बहुत ही बेसिक होगा, और फिर हम लोग धीरे धीरे जो है क्वेश्चन की गहराई में जाएंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था योजना किस वर्ष शुरू हुई? भारत में अर्थव्यवस्था की योजना किस वर्ष शुरू हुई? आंसर है 1951। याद रखिए 1951। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक को हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का केंद्रीय बैंक है, संक्षेप में आरबीआई। तो आरबीआई से ही रिलेटेड आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 ईस्वी में। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार। भारत सरकार जो है वो 1 रुपये का नोट जारी करता है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है? ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, बहुत कोई कंफ्यूज भी करते हैं इसमें। तो एक बार फिर से क्वेश्चन हम बता रहे हैं, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 ईस्वी में। यानी कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में, तो लगभग उसके 20 साल बाद 1955 ईस्वी में जो है स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर, इसको संक्षेप में जीएसटी भी कहते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आंसर है 1 जुलाई 2017। तो याद रखिए, भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी से ही संबंधित अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी जो है इसका परिषद, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर होगा केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन किस पर आधारित था? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। भारत में आर्थिक नियोजन किस पर आधारित था? तो याद रखिए, भारत में आर्थिक नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित था। भारत में आर्थिक नियोजन मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। याद रखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना काल क्या था?
मतलब कितना ईस्वी से कितना ईस्वी तक। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना काल क्या था? आंसर है 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल क्या था? 1951 से 1956। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है कृषि उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत मतलब दूध का रंग सफ़ेद होता है ना, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से। रंग से भी हम लोग पता कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए पानी का रंग जो है वो नीला दिखता है, क्योंकि आसमान का कलर जो है रंग नीला होता है। अब पानी में ही मछली रहता है, इसीलिए जो है नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है। जैसे कृषि प्रायः पेड़ पौधा जो होता है हरा होता है, इसलिए हरित क्रांति का संबंध कृषि से है, कृषि उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति पानी का रंग नीला होता है और उसमें मछली रहता है, तो मत्स्य उत्पादन से है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से। तिलहन का रंग भी क्या होता है? पीला होता है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, शॉर्ट में NSO। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, GDP का फुल फॉर्म क्या है? GDP हम लोग लगभग हमेशा सुनते रहते हैं, तो इस GDP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GNP का फुल फॉर्म क्या है? GNP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। GNP का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मापन किससे किया जाता है? मुद्रास्फीति का मापन किससे किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति का मापन जो है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CPI। जैसे महंगाई भत्ता वगैरह जो मिलता है, तो उसमें CPI का डाटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का डाटा जो है वो बहुत मायने रखता है। तो क्वेश्चन क्या था? मुद्रास्फीति का मापन किससे किया जाता है? तो उपभोक्ता, आंसर क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन है क्या? रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? RBI रेपो रेट निर्धारित करता है, और रिवर्स रेपो रेट जो है वो भी RBI निर्धारित करता है। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों ही जो है कौन निर्धारित करता है? RBI
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? CRR का फुल फॉर्म क्या है? कैश रिवर्स रेशियो, याद रखिए, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो CRR का फुल फॉर्म है। SLR का फुल फॉर्म क्या है? SLR का फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR का फुल फॉर्म है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट, भारत में नोटबंदी कब लागू हुई थी? किसी को याद है तो बताइए। भारत में नोटबंदी कब लागू हुई थी? 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है वो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। आयकर, इनकम टैक्स किस प्रकार का कर है? आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। GST किस प्रकार का कर है? बहुत पूछता है क्वेश्चन में, GST किस प्रकार का कर है? GST अप्रत्यक्ष कर है। याद रखिए, GST क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, और आयकर इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? कृषि। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन है? कृषि। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। SIDBI कैपिटल में है, SIDBI, SIDBI की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए, SIDBI की स्थापना जो है वो 1990 ईस्वी में हुई थी। SIDBI की स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। SEBI, SEBI, SEBI की स्थापना कब हुई थी? SEBI की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। SEBI की स्थापना कब हुई थी? 1988 ईस्वी में। SEBI को वैधानिक दर्जा कब मिला? SEBI को वैधानिक दर्जा मिला 1992 ईस्वी में। तो याद रखिए, SEBI को वैधानिक दर्जा मिला 1992 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रहता है? भारत का जो है विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफडीआई का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? एफडीआई का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संक्षिप्त रूप है एफडीआई, या ऐसे भी कह सकते हैं एफडीआई का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भुगतान संतुलन को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन को संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं? बीओपी। बीओपी। बीओपी का फुल फॉर्म क्या है? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन। चलिए आगे बढ़ें। भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है वो भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? 2014 ईस्वी में। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 ईस्वी में शुरू हुई थी। नेक्स्ट, मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? मुद्रा योजना हुई थी 2015 में। 2015 में। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? 2016 में। तो एक बार रिपीट करें। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014, मुद्रा योजना 2015, स्टार्टअप इंडिया योजना 2016। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू हुआ था? आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2020। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था 2020 में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में उदारीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1991 ईस्वी में। भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 1991 ईस्वी में। यानी कि जिस वर्ष भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, एक्चुअली में वही था नई आर्थिक नीति, इसलिए दोनों का ईस्वी जो है वो 1991 है। नई आर्थिक नीति और भारत में उदारीकरण की शुरुआत दोनों किस वर्ष लागू हुआ था? 1991 में। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के. शनमुखम चेट्टी। थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन अजीब नाम तो याद रहता है, बढ़िया से याद रहता है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर.के.
सन्मुखम चेट्टी। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस संस्थान द्वारा संचालित की जाती है? क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? आंसर 1975 ईस्वी। 1975 ईस्वी में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बताइए। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बताइए। प्रथमा बैंक, प्रथम बैंक था, प्रथम ग्रामीण बैंक था, तो उसी पे नाम रख दिया क्या? प्रथमा बैंक। अगला क्वेश्चन, बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्वेश्चन है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में, जबकि दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 ईस्वी में। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, प्रथम राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में जो प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ था पहली बार, उसमें कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? तो बैंकों की संख्या थी 14, यानी कि 1969 ईस्वी में पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दूसरी बार जब राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का 1980 ईस्वी में, उस समय 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत पहले, आज़ादी से पहले 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बैंक का नाम है एक्जिम बैंक, EXIM। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। 1982 ईस्वी में। सेबी, SEBI, यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी का फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय है मुंबई। और सेबी का फुल फॉर्म भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, हिंदी में फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? BSE, फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अभी तो मुंबई हो गया है नाम, लेकिन उस समय बॉम्बे था, इसीलिए भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, BSE की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी में। BSE की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSE, इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत बाद में, 1992 ईस्वी में। BSE की स्थापना 1875 ईस्वी में, बहुत पहले।
और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में। एनएससी में प्रमुख सूचकांक कौन सा है? एनएससी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रमुख सूचकांक, इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, कौन सा है? तो इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक्चुअली में निफ्टी 50 जो है वो देश का सबसे बड़ी कंपनी, 50 बड़ी कंपनी का इंडेक्स है निफ्टी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएससी का प्रमुख इंडेक्स, इंडेक्स को हिंदी में सूचकांक कहते हैं, बीएससी का प्रमुख इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। क्या है? सेंसेक्स। एक्चुअली में ये 30 बड़ी कंपनियों का जो है इंडेक्स है बीएससी का। तो बीएससी का प्रमुख इंडेक्स है सेंसेक्स, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक या इंडेक्स है निफ्टी 50। और सेंसेक्स में जो है 30 कंपनी है। अगला क्वेश्चन, भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन है? सेबी। नियामक का मतलब हुआ क्या? जो शेयर बाजार के लिए नियम कानून बनाता है, जो किसी के साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो और कोई गड़बड़ी करे नहीं, तो ये कौन नियम बनाता है? नियम बनाने वाले को ही नियामक कहते हैं, सेबी। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। आंसर क्या? भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। वाणिज्यिक बैंक मतलब कॉमर्शियल बैंक, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर यानी कि बैंक रेट कौन निर्धारित करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले बताए थे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब भी निर्धारित कौन करता है? आरबीआई। अगला क्वेश्चन, ओएमओ हिंदी में है, इसका मतलब खुले बाजार परिचालन। ओएमओ कौन करता है? ये भी करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाली भी बात है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर रेपो रेट सामान्यतः क्या किया जाता है? क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर रेपो रेट को क्या किया जाता है? तो रेपो रेट बढ़ाया जाता है। मुद्रास्फीति बढ़ने पर रेपो रेट भी बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन, डिफ्लेक्शन, अपस्फीति, एक था मुद्रास्फीति, एक है क्या? अपस्फीति में कीमतें कैसी होती है? कीमतें घटती है या फिर बढ़ती है? तो डिफ्लेक्शन में कीमतें जो है, वस्तु का कीमतें घटती है। अब मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब क्या हो गया? तो कीमतें बढ़ती है, और जब मुद्रास्फीति बढ़ता है तो रेपो रेट को भी बढ़ाया जाता है। और डिफ्लेक्शन या अपस्फीति का मतलब क्या होता है? इसमें कीमतें क्या होती है? वस्तु का घटती है। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टैगफ्लेशन एक वर्ड है, स्टैगफ्लेशन इसमें क्या होता है? स्टैगफ्लेशन बहुत खतरनाक वर्ड है ये, और किसी भी देश के लिए ये सही जो है नहीं है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ते हैं, या फिर इसको दूसरी तरह से ये भी कहा जाए कि जब मुद्रास्फीति भी बढ़ जाए और बेरोजगारी भी बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए, तो ऐसा परिस्थिति को, ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं क्या? स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रशासन कौन करता है?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रशासन कौन करता, मतलब किसके कंट्रोल में होता है ये प्रत्यक्ष कर? आंसर है CBDT। CBDT याद रखिए, प्रत्यक्ष कर का कंट्रोलिंग करता है क्या, कौन? CBDT। और ये CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। याद रखिए, जो CBDT जो है वो प्रत्यक्ष कर को कंट्रोल करता है और CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का कंट्रोलिंग कौन करता है? CBIC। कौन करता है अप्रत्यक्ष कर का कंट्रोलिंग? CBIC। तो अब CBIC का फुल फॉर्म क्या है? CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। CBIC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन, आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था? क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम कब लागू हुआ था? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में आयकर अधिनियम लागू हुआ था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, ध्यान से सुनिए, भारत में सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? भारत में सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है ये। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। हमारे देश में जब GST लगा था तो संविधान में संशोधन करके लागू हुआ था। बताना यहाँ पर यह है, संविधान के किस संशोधन में GST का प्रावधान दिया गया? तो वो संशोधन है कौन? 101वां संशोधन। 101वां संशोधन में जो है GST का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, CGST। CGST, एक तो GST था, दूसरा क्या है? CGST। CGST का फुल फॉर्म क्या है? CGST का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे GST क्या था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और CGST क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST का फुल फॉर्म क्या है? GST का क्या था, फिर से बता रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और I मतलब इंटीग्रेटेड, तो सिर्फ I याद रखना है GST के बाद, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST में ही होता है क्या? IGST और CGST। CGST का फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और IGST का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर GST में ही है क्या? SGST। SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सभी में GST है, IGST, CGST, SGST। I का मतलब इंटीग्रेटेड, C का मतलब सेंट्रल, S का मतलब स्टेट, और GST का मतलब मालूम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, UPI का विकास किसने किया था? UPI का विकास किसने किया था? NPCI, ये संस्था है NPCI। तो NPCI की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। NPCI की स्थापना हुई थी 2008 में, और NPCI ही विकसित किया किसको? UPI को। तो सीधी सी बात है, UPI 2008 के बाद आया। अब
एनपीसीआई की स्थापना तो हुई थी 2008 में। तो ये एनपीसीआई संस्था जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। अगला क्वेश्चन, जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर यह है, डायरेक्ट अगर ये पूछा जाए जो आखिर 2014 में जो ये जनधन योजना शुरू किया गया इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो वित्तीय समावेशन रहा है जनधन योजना का उद्देश्य। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? अटल पेंशन योजना का शुरुआत किस वर्ष हुआ? 2015 में। अटल पेंशन योजना का शुरुआत हुआ 2015 में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ? 2015 में। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुआ? 2015 में। तो याद रखिए, अटल पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला सेवा क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला सेवा क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर है, अभी तक आंसर है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। अब हो सकता है एआई आने के बाद अब चेंज हो जाए कुछ, लेकिन अभी तक तो हम वही कहेंगे हम लोग। जो भारत का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला सेवा क्षेत्र है, कौन सा सेक्टर है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं। आगे बढ़ते हैं। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लागू हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में लागू हुई। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में लागू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहली कागजी मुद्रा अधिनियम, याद रखिए कागजी मुद्रा अधिनियम, पहली कागजी मुद्रा अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत साल पहले 1861 ईस्वी में। भारत का पहला कागजी मुद्रा अधिनियम 1861 ईस्वी में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 15-16 साल पहले की बात है। भारतीय रुपये का प्रतीक, अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, ये रॉ वाला, रॉ और उसके समांतर एक और लकीर है, तो ये जो है भारतीय रुपये का प्रतीक रॉ किसने डिजाइन किया था? किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार। डिजाइन करने वाले कौन थे? उदय कुमार। और हम आपको बता दें, ये उदय कुमार जी जो हैं ये आईटीएन रह चुके हैं और वही जो है डिजाइन किए रुपये का प्रतीक रॉ। अब डिजाइन तो कर दिए, लेकिन ये प्रतीक जो है ये कब अपनाया गया? 2010 ईस्वी में। भारतीय रुपये का प्रतीक ये रॉ जो है 2010 ईस्वी में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। महालनोबिस मॉडल जो है ना, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो था उसमें कृषि का विकास था। तो अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो बहुत सारा रहता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। कृषि के बाद उद्योग धंधा पर ध्यान दिया गया। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? औद्योगिक
विकास। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। पहला कृषि, दूसरा औद्योगिक, तीसरा आत्मनिर्भर। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश किस अवधि में रहा? योजना अवकाश किस अवधि में रहा? 1966 से 1969। 1966 से 1969 इस अवधि में जो है योजना अवकाश रहा। अगला क्वेश्चन की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा पंचवर्षीय योजना हो गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता। विकास के साथ स्थिरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये काफ़ी ज़्यादा पूछता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। तो याद रखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? गरीबी हटाओ। पहला पंचवर्षीय योजना में क्या था? कृषि का विकास। दूसरा में पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास। तीसरा पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता। चौथा में विकास के साथ स्थिरता। पांचवा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन है, एक प्लान था, उस प्लान का नाम है रोलिंग प्लान। ये किसने शुरू किया था? रोलिंग प्लान किसने शुरू किया था? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार। ये गरीबी शब्द जो है ना, पांचवी में भी है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी है और छठी पंचवर्षीय योजना में भी है। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या? गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को ख़त्म कीजिए, और रोजगार। अगला क्वेश्चन, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न एवं रोजगार। खाद्यान्न एवं रोजगार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1992 ईस्वी में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के साथ विकास। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय के साथ विकास। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर कितना था? मतलब टारगेटेड विकास दर कितना था 10वीं पंचवर्षीय योजना में? तो याद रखिए, 10वीं है 8%। 8% रखा गया था विकास दर, किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था तेज एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था तेज एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तेज भी, समावेशी भी और सतत भी। सतत का मतलब क्या? लगातार। मतलब तेज विकास होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए और लगातार सतत विकास होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI कौन जारी करता है? फुल फॉर्म है HDI का मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हिंदी में होगा मानव विकास सूचकांक। ये कौन जारी करता है? UNDP। आगे बताएंगे UNDP के बारे में। तो मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, ये UNDP जारी करता है। HDI की अवधारणा किसने दी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
एचडीआई की अवधारणा किसने दी? महबूब उल हक। महबूब उल हक ने एचडीआई की अवधारणा दी। एक बहुत ही फेमस और कॉमन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, नोबेल विजेता अमर्त्य सेन का संबंध किस क्षेत्र से था? जाहिर सी बात है, हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो गेस भी किया जा सकता है अर्थशास्त्र से। यानी कि अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी का आधिकारिक अनुमान कौन जारी करता है? भारत में गरीबी का आधिकारिक अनुमान कौन जारी करता है? नीति आयोग। याद रखिए, नीति आयोग जो है वो भारत में गरीबी का आधिकारिक अनुमान जारी करता है। एक क्वेश्चन और है, तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? ये भी गरीबी मापन से। अगला क्वेश्चन, गरीबी को छोड़िए, आइए बेरोजगारी पर। बेरोजगारी दर का अनुमान कौन जारी करता है? एनएसओ। कौन करता है? एनएसओ। बेरोजगारी दर का अनुमान जारी करता है एनएसओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? पहली अलग है और नियमित अलग है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए। भारत की पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में हुई थी और नियमित जनगणना जो है ये 1881 से शुरू हुई। भारत की पहली जनगणना हुई 1872 में और नियमित जनगणना जो है वो 1881 से हुई। प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं और चौथा क्षेत्र में ज्ञान एवं सूचना सेवाएं। याद रखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग, तृतीय क्षेत्र सेवाएं और चतुर्थ क्षेत्र ज्ञान एवं सूचना सेवाएं। अगला क्वेश्चन, विमुद्रीकरण का अर्थ क्या है? विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या है? मुद्रा का वैध प्रचलन समाप्त करना। विमुद्रीकरण का, कोई इंग्लिश में विमुद्रीकरण को कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ है मुद्रा का वैध प्रचलन समाप्त करना। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम फेमा, FEMA, इसको हिंदी में क्या फुल फॉर्म होगा? विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1999 में। फेमा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो है ये किसका स्थान लिया? फेरा का स्थान लिया। किसका लिया? फेरा का। फेरा का फुल फॉर्म क्या है? फेरा का, FERA का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा की जगह पे कौन आया? फेमा। जीवन बीमा क्षेत्र का नियामक कौन है? लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा क्षेत्र का नियामक मतलब इसका नियम कानून का रखवाला कौन है? IRDAI। IRDAI इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं, तो पहले इसको समझिए। जीवन बीमा क्षेत्र का नियामक, नियामक का मतलब क्या? जो नियम कानून बनाता है उसका रक्षा भी करता है, नियम टूटे ना। तो इसका नियामक कौन है जीवन बीमा क्षेत्र का? IRDAI।
अब यहाँ पर ये है IRDAI एक संस्था है जो जीवन बीमा क्षेत्र का नियम कानून को लागू भी करता है और उसका रक्षा भी करता है। तो IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन ये हुआ कि IRDAI का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है। तो आगे क्वेश्चन बनता है, IRDAI का स्थापना कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, शॉर्ट में NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, ये कब शुरू हुई थी? 2004 में। NPS राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है ये 2004 में शुरू हुई थी। इफ़ेक्ट हुआ बाद में। इफ़ेक्ट हुआ, अभी हम इफ़ेक्ट की ही बात कर रहे हैं अगला क्वेश्चन में। ये NPS नेशनल पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सभी नागरिकों के लिए कब ओपन हुआ? 2009 ईस्वी में। कब हुआ? 2009 ईस्वी में। NPS सभी नागरिकों के लिए कब ओपन हुआ? 2009 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। LIC का स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ। और इसका LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई। भारतीय सामान्य बीमा निगम, वो तो था क्या? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का स्थापना 1956 में और इसका मुख्यालय था मुंबई। अब यहाँ पर यह है भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC, इसकी स्थापना कब हुई? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। एक्जिम बैंक, इससे पहले देखे थे हम, बताए थे, बाद में बोलेंगे। EXIM, एक्जिम बैंक का पूरा नाम क्या है? ये हम लोग नहीं इससे जुड़े हुए रहते हैं क्योंकि इसका काम कुछ अलग तरह का है, तो नाम से ही पता चल जाएगा। एक्जिम बैंक का पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक। IFCI का फुल फॉर्म क्या है? IFCI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो था वो भारत का पहला भुगतान बैंक था। ये पेमेंट्स बैंक का नियामक कौन है? नियामक का मतलब नियम कानून के अंतर्गत रखने वाला। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी पेमेंट बैंक है सब का नियामक है RBI। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका नियामक कौन है? इसका भी RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुरुआत जो है ये नरेंद्र मोदी जी किए थे, लेकिन ये शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014। 28 अगस्त 2014। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT। क्वेश्चन क्या है? DBT। DBT का फुल फॉर्म प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ये कब शुरू किया गया था? 2013। 2013 को DBT यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्टार्ट किया गया था। ये DBT का मुख्य उद्देश्य क्या है? DBT का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी सब्सिडी दिया जाए वो सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच जाए, यानी कि सब्सिडी जो है, छूट जो है, वो लाभार्थी के खाते में भेजना डीबीटी का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का ऋण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक का आंसर जानने से बाकी सब अपने आप आ जाएगा। मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी का ऋण कौन सा है? शिशु ऋण। कौन सा? शिशु। मुद्रा योजना की दूसरी श्रेणी कौन सी है? किशोर। मुद्रा योजना की तीसरी श्रेणी तरुण। तो से तरुण, तो से तीसरी श्रेणी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? 16 जनवरी 2016। एक बार फिर से, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? 16 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया बहुत फेमस मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ 25 सितंबर 2014। 25 सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुआ? शॉर्ट में PMKVY कहते हैं इसको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुआ। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुआ था। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू हुआ था 2019 में। तो एक बार आए यहाँ पर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब शुरू हुई? 1998। KCC योजना किससे संबंधित है? किसान है तो कृषि ऋण। KCC योजना किससे संबंधित है? कृषि ऋण से। और ये KCC योजना कब शुरू हुआ था? 1998 में। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में। ई नाम योजना कब शुरू हुआ? 2016। अब बात यहाँ पर ये है, ये ई नाम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर, एम से मार्केट नाम। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? इसका सिफारिश करता है CACP। न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश करने वाला कौन है? CACP। और CACP का पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। CACP का फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई? 1965। क्वेश्चन क्या है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1965। FCI का फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य निगम, जिसकी स्थापना हुई 1965 ईस्वी में। तो इसका उद्देश्य क्या था? FCI का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और उसका वितरण। खरीदना भी है, जमा भी करना है
और डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, वितरण भी करना है। किसका उद्देश्य था? एफसीआई का। तो ये एफसीआई भारतीय खाद्य निगम, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2013। याद रखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ था। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी? 2000 ईस्वी में। अंत्योदय अन्न योजना शुरू हुई थी 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू हुई? 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? 2020 में। एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। इसी बोरलॉग के नाम पर एक पुरस्कार भी है, बोरलॉग पुरस्कार, जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो तो सीधा हरित क्रांति, दुनियादारी का बात हो गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। तो सिर्फ हरित क्रांति की बात आए तो बोरलॉग की बात करेंगे, जिसके नाम पर कृषि पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि क्षेत्र में भी। और भारत में हरित क्रांति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन।